अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल एस के एजुविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ हम तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, क्लास 12 12वीं दर्जे में आप पढ़ रहे हैं। आपके निसाब में, आपके सिलेबस में एक बुक है जो है गुलिस्तान अदब। इस बुक के अलावा चूँकि आप 11th-12th अब उर्दू थर्ड लैंग्वेज टीएल नहीं होकर अब आपका उर्दू अदब लगता है, उर्दू साहित्य आप पढ़ रहे हैं, इसलिए ग्रामर का आपके सिलेबस में कोई पोर्शन नहीं होता है। अब आपको अदब से रिलेटेड आपसे सवालात किए जाते हैं, अदब से रिलेटेड, अदब से मुतालिक ही आपसे सवालात किए जाते हैं। गुलिस्तान अदब आपकी मेन बुक है। इसके अलावा एक एडिशनल बुक भी है जो है ख़याबान उर्दू। इसमें टोटली 6 असबाक हैं, 6 सबक इसमें दिए गए हैं, जिसमें 4 यूनिट हैं, नावल है, ठीक है, कहानियों के तर्जुमे हैं, इंशाइयाँ हैं और दीगर आपको इसमें यूनिट्स दी गई हैं। आज हम आपके सिलेबस की तीसरी यूनिट कहानियाँ जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। ये आपकी तीसरी यूनिट जो है, ये जो आपकी यूनिट है उसका हम तीसरा सबक आपके इस बुक का पढ़ने जा रहे हैं। इस सबक का नाम है क्लर्क की मौत। नाम से ही बड़ा अजीब लग रहा होगा, क्लर्क की मौत। ये एक रूसी कहानी है, ठीक है, एक रशियन स्टोरी है, उसका उर्दू में तर्जुमा किया गया है। इस कहानी को लिखने वाले हैं एंटोन चेखव, इनका पूरा नाम है, और एंटोन पाव्लोविच चेखव इनका पूरा नाम है, जिन्होंने इस कहानी को रशियन में, रूसी में इसको लिखा था और बाद में इसका तर्जुमा उर्दू में किया गया है और आपके निसाब में शामिल किया गया है। आज हम कहानियों वाली सीरीज़ पढ़ रहे हैं, कहानियों वाली यूनिट पढ़ रहे हैं। उस यूनिट का कहने को ये पहला सबक है और वैसे आपकी बुक का, आपके निसाब का ये तीसरा सबक है। आइए ज़्यादा वक्त ज़ाया न करते हुए बहुत ही इंटरेस्टिंग इस स्टोरी को बिल्कुल मन लगा कर सुनेंगे और हर बात पर बहुत गौर तवज्जो करेंगे, ताकि आप इस सबक को सिर्फ एक बार में ही सुनकर पूरा समझ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सबक से पहले हमेशा की तरह हम पहले इसके मुसन्निफ़ का क्या जानेंगे, तारुफ जानेंगे, इसके मुसन्निफ़ के बारे में जानेंगे, क्योंकि मुसन्निफ़ से रिगार्डिंग भी बहुत सारे सवालात एग्ज़ाम में, इम्तिहान में पूछे जाते रहे हैं। तो पहले हम मुसन्निफ़ के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम कहानी पढ़ेंगे आज की क्लर्क की मौत। सबसे पहले तो देखिए आपके ब्लैक एंड वाइट पुस्तक, ब्लैक एंड वाइट बुक को किस तरह यहाँ पर रंगीन, बहुत ज़्यादा देखने में ही बिल्कुल दिलकश अंदाज में यहाँ पर पेश किया गया है। तो इसके लिए एक लाइक तो वीडियो के लिए बनता ही है, इस मेहनत वाली डिज़ाइनिंग के लिए, ठीक है। शुरू करते हैं हम आज का सबक। चेखव 1904 था 1860, सॉरी 1860 था 1904। 1860 में आपकी पैदाइश हुई थी और 1904 में आपका क्या हुआ था, इंतकाल हुआ था, आपकी वफ़ात हुई थी। आंतो पाव्लोविच चेखव रशियन नाम है, ठीक है, रशियन नाम है और इंग्लिश में इसको ऐसा पढ़ेंगे एंटोन पाव्लोविच चेखव, ठीक है। ये चेखव नहीं बल्कि चेखाव है पूरा, ठीक है, इंग्लिश में इसको ऐसा ही पढ़ा जाता है रशियन भाषा में। एंटोन पाव्लोविच चेखव शुमाली कोहकाफ की सरहदों के नज़दीक रूस की एक निस्बतन गुमनाम बंदरगाह तगानरोग में पैदा हुए, ठीक है। आप रूस में पैदा हुए हैं। उनका ताल्लुक़ जनूबी रूस के एक तातारी ख़ानदान से था। तातारी ख़ानदान है, वहाँ की कास्टिज़म वहाँ के हैं अलग अलग, जो आप जानते नहीं हैं वहाँ की। स्कूल की तालीम पूरी करने के बाद 1879 में चेखव मास्को चले गए। यहाँ उन्हें एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। यानी बचपन में स्कूल की तालीम आपकी जब कंप्लीट हो गई, पूरी हो गई, तो 1879 में आप कहाँ चले गए, मास्को चले गए और वहाँ पर आपने मेडिकल कॉलेज में क्या लिया, एडमिशन ले लिया। ख़ानदान की माली दुश्वारियों को दूर करने के लिए चेखव ने अफसाना नवीसी के मश्क शुरू कर दी। अफसाना नवीसी की मश्क यानी प्रैक्टिस करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। किसके लिए, ख़ानदान की माली दुश्वारियाँ, माली दुश्वारियाँ मतलब माली हालत,
आर्थिक स्थिति खानदान की क्या थी, कमज़ोर थी। उसको सुधारने के लिए, उसको बेहतर करने के लिए आपने अफसाना नवीसी का काम शुरू किया। अफसाना नवीसी कहते हैं स्टोरी राइटिंग का काम आपने क्या किया, शुरू किया। शहर के मामूली अखबारों और रिसालों में उनके मज़ाहिया अफसाना शाये होने लगे। शहर के मामूली यानी सामान्य तौर पे जो अखबार आया करते थे, रिसाले किस कहते हैं, पत्रिकाओं को, मैगज़ीन्स को, आपके मज़ाहिया यानी मज़े लेने वाले, मज़ाहिया यानी कॉमेडी टाइप्स के आपके अफसाने क्या होने लगे, शाया होने लगे, प्रकाशित होने लगे। उससे चेखव को किसी कदर मामूली आमदनी भी होने लगी, थोड़ी बहुत उससे पैसे की भी इनकम होने लगी। इसलिए तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने डॉक्टरी के बजाय अफसाना नवीसी को ही अपना ज़रिया माश बना लिया। ज़रिया माश यानी जीवन यापन का तरीका, जीवन यापन का पेशा आपने बना लिया। आपने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन अफसाना नवीसी में धीरे धीरे आपको इनकम होने लगी और आप उसमें इतना रंग गए, इतना आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगा कि आपने वही काम अपना ज़रिया माश बना लिया। अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए इसी काम को आपने अपना मेन बिजनेस बना लिया। कुल मिलाकर 1886 में उनका तारुफ एक मशहूर नक़ाद ग्रेगोरोविच और मास्को के सबसे बड़े अखबार के एडिटर सॉवरन से हो गया। ठीक है, 1886 में उनका तारुफ यानी उनकी मुलाकात हुई किससे, एक मशहूर नक़ाद कहते हैं तनकीद करने वाले को। और ये तनकीद निगार कौन है, ये रूस के लोग हैं। ठीक है, रशिया के लोग, ग्रेगोरोविच और मास्को के सबसे बड़े अखबार के एक एडिटर थे सॉवरन, उनसे इनकी क्या हुई, मुलाकात हुई। उन दोनों की सरपरस्ती की बदौलत रूस की अदबी दुनिया में चेखव को एक ख़ास हैसियत हासिल हो गई। इन दोनों की सरपरस्ती में, इन दोनों के अंडर में रहने के बाद आपको रूस के अदब में बहुत बड़ा मकाम हासिल हुआ। जब सॉवरन के अखबार में उनके अफसाने शाये होने लगे तो उन्होंने मज़ाहिया अफसाना लिखना तर्क कर दिया। पहले वो मज़े वाले मज़ाहिया यानी कॉमेडी टाइप के अफसाना लिखा करते थे, लेकिन जब सॉवरन के अखबार में उनके अफसाने शाये होने लगे, प्रकाशित होने लगे, उसमें प्रिंट होने लगे, तो आपने मज़ाहिया अफसाना लिखना क्या कर दिया, तर्क कर दिया, छोड़ दिया। अब उनके अफसानों में वो ख़ास तख़य्युर आमेज़ रंग पैदा हो गया था जो उनकी इम्तियाज़ की सिफत है। इम्तियाज़ कहते हैं इज़्ज़त की, उनकी इज़्ज़त की क्या है, सिफत है, उनकी विशेषता है। ठीक है, ये उनका ढंग है लिखने का, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं। अब उन्होंने वो तरीका क्या किया, इख्तियार कर लिया, चुन लिया। 1890 में मुश्तरकी साइबेरिया जाकर उन्होंने सज़ा याफ्ता मुजरिमों की हालत का मुआयना किया। 1891 में उन्होंने बड़ी जाँफिशानी के साथ कहत ज़दा लोगों की खिदमत अंजाम दी। यानी 1890 में मशरक़ी साइबेरिया यानी पूर्वी साइबेरिया में आपने जाकर सज़ा याफ्ता मुजरिमों, वो मुजरिम जो सज़ा पा रहे हों, उनकी हालत का क्या क्या मुआयना किया, उस पर रिसर्च किया। और 1891 में उन्होंने बड़ी जाँफिशानी यानी बड़ी दिलजोई के साथ बड़ी खिदमत करते हुए कहत ज़दा लोगों की खिदमत अंजाम दी। कहत ज़दा मतलब अकाल पीड़ित लोग, कहत ज़दा मतलब अकाल पीड़ित लोगों की आपने क्या की, खिदमत की, उनकी देखभाल की, बहुत दिल के साथ, बहुत खुशदिली के साथ। चेखव को जवानी में ही दिक की बीमारी लाहक हो गई। दिक की बीमारी होती है टीबी की बीमारी। कौन सी बीमारी, टीबी की बीमारी जवानी में ही हो गई। धीरे धीरे उनका मर्ज़ ज़ोर पकड़ता गया, धीरे धीरे उनकी बीमारी बढ़ती गई। आखिर में यही बीमारी उनकी मौत का बाअस बनी यानी वजह बनी, कारण बनी। कौन सी बीमारी, दिक की बीमारी, दिक यानी टीबी की बीमारी। चेखव अफसाना नवीसी में एक नए और निराले तर्ज के मुअज्जिद माने जाते हैं। मुअज्जिद कहते हैं ईजाद करने वाले को, मुअज्जिद कहते हैं ईजाद करने वाले को, आविष्कारक, साइंटिस्ट। ठीक है, एक नए मुअज्जिद माने जाते हैं, नए आविष्कारक माने जाते हैं, जिनका लिखने, अफसाना नवीसी का लिखने का ढंग बिल्कुल अलग था लोगों से। आमतौर से उनका मिलना जुलना मुतवस्त तबक़े के तालीम याफ्ता लोगों से था, पढ़े लिखे लोगों से आपका क्या था, रिलेशन थे। उनके अफसानों में ज़्यादातर उन्हीं की ज़िंदगी के नक्शे खींचे गए हैं। यानी जो बातें उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अनुभव की थी, जिन बातों आपने एक्सपीरियंस किया था, उन्हीं बातों को आपने अफसानों में लिखा है। कहानी को मानी खेज़ बनाने के लिए वो गैर मामूली हादसों का सहारा नहीं ढूंढते। ऐसा नहीं कि कहानी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपने अजीब अजीब से वाक़यात आपने पेश कर दिए, वही बातें पेश की है जो आपने असल में महसूस की है, जो बातों पर कहीं ना कहीं से गुजरी है, जिन बातों को आपने क्या किया है, अफसानों में
शामिल किया है। उनके अफसाने सीधी सादी हकीकत की बदौलत लतीफ़ और दिलकश हो जाते हैं। सीधी सादी हकीकत है, एक नॉर्मल सी लाइफ है, एक नॉर्मल सा अफसाना लिखा गया है, लेकिन बहुत लतीफ़ है, बहुत ही उम्दा है, बहुत ही अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। चेखव की ज़िंदगी ही में उनके अक्सर अफसानों और ड्रामों का कई ज़बानों में तर्जुमा हो चुका था। चेखव का लिखने का ढंग इतना निराला था कि ना सिर्फ वो जो रूसी में लिखा करते थे, रशियन लैंग्वेज में लिखा करते थे, ज़बान में लिखा करते थे, उन्हीं के ज़माने में जब वो ज़िंदा थे उसी टाइम में ही क्या हुआ था, उसको ट्रांसलेशन कर दिया गया था। काफ़ी सारी ज़बानों में उसका क्या हो चुका था, ट्रांसलेशन हो चुका था, अनुवाद हो चुका था। उर्दू ज़बान में भी चेखव के बहुत से अफसानों और ड्रामों के तर्जुमे हो चुके हैं। तर्जुमा होना यानी अनुवाद होना। चेखव का शुमार अफसाने की सिन्फ के सबसे बड़े मुमताज़ नुमाइंदों में किया जाता है। उसने इस फ़न में आलम गैर शोहरत हासिल की है। मशरिक़ व मग़रिब की ज़बानों के कई अदीब चेखव के असलूब की तक़लीद करते हैं और चेखव के अफसानों से रोशनी हासिल करते हैं। तक़लीद करना, नकल करना, ठीक है। मशरिक़ व मग़रिब यानी पूर्व पश्चिम हर जगह के बड़े बड़े अदीब, बहुत बड़े बड़े साहित्यकार क्या करते हैं, नकल करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कोई अच्छी चीज़ देखकर इंसान क्या करता है, उसकी नकल करता है कि मैं भी इसके जैसा बन पाऊँ, मैं इसके जैसा कुछ कर पाऊँ, मैं इसके जैसा कुछ लिख पाऊँ। तो बड़े बड़े लोगों ने क्या किया, उनकी नकल करने की कोशिश की है और कुछ लोग उसमें कामयाब हो पाए हैं और कुछ लोग कामयाब नहीं हो पाए हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, चेखव का मुख्तसर तारुफ क्या होता है, ख़त्म होता है। ठीक है। अगर चेखव से रिलेटेड ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं तो यही पूछे जाते हैं कि चेखव की जो सिन्फ है, चेखव किस सिन्फ के लिए जाने जाते हैं, तो आपको बताना है अफसाना निगारी के लिए। ठीक है। आपका पूरा नाम क्या है, एंटोन पाव्लोविच चेखव, ये पूछा जा सकता है। आपको कौन सी बीमारी हो गई थी, आपको दिक की बीमारी हो गई थी और वही उनकी मौत की क्या बनी, वजह बनी। ज़्यादातर इससे ज़्यादा रिलेट में कोई सवाल नहीं आता है। ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं इस कहानी को, क्लर्क की मौत। कहानी है तो कहानी को कहानी की तरह ही मज़े लेकर सुनिए आराम से। कहानी शुरू होने से पहले कहानी के बारे में मैं आपको 2-3 बातें बताता चलता हूँ। कहानी का जो उन्वान है, कहानी का जो नाम है, क्लर्क की मौत, ये रशियन कहानी है। तो इस कहानी में जो भी नाम आएंगे, इस कहानी में जो भी किरदार हैं, वो सभी क्या है, रशियन है और किरदारों के नाम नहीं बदले गए हैं। किरदारों का नाम वैसे ही हैं जैसे रशियन कहानी में मौजूद थे। ठीक है। तो आप उन अजीब से नामों को देखकर हैरत में ना पड़ें, बल्कि जैसे नाम रशियन कंट्री में होते हैं वैसे ही नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, पहली बात। दूसरी बात, क्लर्क की मौत, यानी मौत की तो बहुत वजह होती है। कोई इंसान एक्सीडेंट से मरता है, कोई गोली से मरता है, कोई बीमारी से मरता है। ठीक है। मरने की बहुत सारी वजह होती है, पर एक क्लर्क की मौत किस तरह होती है, एक क्लर्क की मौत का अजीब वाक़या इस कहानी में पेश किया गया है ताकि आप इसे सुने और समझें। आइए ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए मैं आपको कहानी की ओर ले चलता हूँ, आप सिर्फ ज़हन लगाकर सुनते रहिए। वो रात बहुत अच्छी थी जब इवान दिमित्रिच चेरयाकोव, जो पेशे से एक क्लर्क था, थिएटर की दूसरी कतार में बैठा दूरबीन की मदद से लेक्लोविश दे कार्निवल नाम के खेल से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। अब ये पहला नाम है इवान दिमित्रिच चेरयाकोव। ये कौन था, क्लर्क था जिसकी मौत के बारे में इसमें बताया गया है, पहला किरदार है। अब ये क्लर्क था, थिएटर में एक सिनेमा हॉल में बैठा है और क्या कर रहा है, दूरबीन से देख रहा है। क्या चीज़ देख रहा है, लेक्लोविश दे कार्निवल, ये वहाँ के कार्निवल का क्या है, किसी खेल का नाम है जैसा रशियन में कहा जाता है। दूरबीन से देख रहा है, वो स्टेज की तरफ देख रहा था और अपने आप को इंतहाई खुश नसीब इंसान समझ रहा था कि दफ़अतन उसका चेहरा मुतग़य्यर हुआ, दीदे ऊपर की तरफ चढ़ गए, सांस रुक गया। वो दूरबीन से मुंह हटाकर अपनी नशिस्त पर दोहरा हो गया और आँख छीं, यानी उसे छींक आई। अब ये तो जाहिर है कि हर शख्स को हक़ है कि जहाँ भी चाहे छींके। किसान, पुलिस इंस्पेक्टर, यहाँ तक कि बड़े बड़े सरकारी अफसर भी छींकते हैं। हर शख्स छींकता है, हर शख्स चेरयाकोव को, हर शख्स, ठीक है, हर शख्स सीखता है, हर शख्स, यहाँ पर बात ख़त्म कर दी गई है। अब देखिए, चेरयाकोव नाम का एक क्लर्क है जो क्या कर रहा है, एक लेक्लोविश
दे कार्निवल नाम का एक खेल है, जो रशियन खेल है, उसको क्या कर रहा है, दूरबीन से देख रहा है, ठीक है। और अपने आप को बहुत खुशनसीब इंसान समझ, इंतहाई यानी बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब इंसान समझ रहा है, अपने आप को मान रहा है। दफ़अतन यानी अचानक उसका चेहरा मुतग़य्यर हो गया, मुतग़य्यर यानी बदल गया, उसका चेहरा बदल गया। दीदे ऊपर की तरफ चढ़ गए, दीदे यानी दीदे कहते हैं आँखों को, उसकी आँखें ऊपर चढ़ गई, सांस रुक गया, उसकी सांसें रुक गई एक पल को। वो दूरबीन से मुंह हटाकर अपनी नशिस्त पर दोहरा हो गया। दूरबीन से उसने मुंह हटाया, नशिस्त यानी बैठना, जहाँ पर बैठा था और बिल्कुल ऊंधे मुंह एकदम बैठ गया। आँख छीं यानी उसे छींक आई, अब ये जाहिर है कि हर शख्स को हक है कि जहाँ भी चाहे छींके। हर इंसान को हक है। हक से मतलब है हक, हर इंसान को अधिकार है छींकने का। अब आप बोलोगे छींकने में कौन सा अधिकार है, तो इट्स नेचुरल, ठीक है। छींक आना क्या है, नेचुरल चीज़ है, हर इंसान को छींक आ सकती है, कहीं भी आ सकती है, और कोई भी इंसान छींक सकता है। छींकने में कोई प्रतिबंध नहीं, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन हाँ छींकने के कुछ आदाब हैं, अगर आपको छींक आए तो आप क्या करें, मुंह पर रुमाल लगाएं। अगर रुमाल नहीं है तो आप कम से कम हाथ लगाएं, और हाथ भी नहीं लगा सकते, अचानक से आ गई तो आप कम से कम मुंह फेर लें, किसी इंसान के मुंह पर ना छींकें। ये क्या है, आदाब है, छींकने के भी आदाब है, ज़िंदगी जीने के आदाब हैं। आँख छीं यानी उसे छींक आई। अब ये तो जाहिर है कि हर शख्स को हक है कि जहाँ भी चाहे छींके, जहाँ भी छींका इंसान छींक सकता है। किसान, पुलिस इंस्पेक्टर, यहाँ तक कि बड़े बड़े सरकारी अफसर भी छींकते हैं। किसान छींक सकता है, पुलिस वाला छींक सकता है, जाहिर सी बात है हर इंसान छींक सकता है, हर शख्स छींकता है, हर शख्स का मतलब हर शख्स, बच्चा, बूढ़ा, जवान, अंग्रेज़, इंसान, भारतीय, विदेशी, हर इंसान को छींक सकता है। हर इंसान को छींकने की क्या है, हक है। जब ये छींक आएगी तो कैसे रोकेगा। छींकना, खांसना, उबासी आना नेचुरल है, इंसान की प्रवृत्ति है, आएगा तो इंसान रोक नहीं सकता, हर इंसान को हक है। आगे देखिए, चेरियाकूफ को ज़रा भी घबराहट ना हुई, घबराया नहीं किसी बात से। उसने जेब से रुमाल निकाल कर नाक पोंछी और एक साहिब अखलाक की तरह अपने चारों तरफ मुड़कर देखा कि मेरी छींक किसी के लिए खलल अंदाज तो नहीं हुई। खलल डालना यानी रुकावट डालना, परेशान करना, ठीक है। तरीके से उसने रुमाल निकाला और क्या किया, अपने नाक साफ की, मुंह पूछा और देखा चारों तरफ मुड़ के कि मेरी छींक से किसी को परेशानी तो नहीं हुई। और तब तो उसे वाकई उलझन महसूस हुई, क्योंकि उसने देखा और उसको बड़ी उलझन महसूस हुई, बड़ी परेशानी में पड़ गया उस बात को देखकर। क्या बात देखी, उसने देखा कि पहली कतार में बिल्कुल उसके सामने बैठा हुआ एक पस्ता क़ामत बूढ़ा शख्स बड़ा एहतियात से अपनी गंजी चांद और गर्दन को अपने दस्ताने से साफ़ कर रहा है और साथ ही साथ कुछ बड़बड़ाता जा रहा है। आप समझ गए, यानी वो क्या है, दूरबीन लिए कुछ देख रहा था और अचानक उसको क्या आ गई, छींक आ गई। क्या गई छींक, तो उसके अगली कतार में, अगली वाली लाइन में एक पस्ता क़ामत, पस्ता यानी छोटे कद में, पस्ता क़ामत यानी छोटे कद में, कम हाइट वाला एक शख्स था। उसने बड़े एहतियात से, बड़े ढंग से अपनी गंजी यानी उसकी सर की टाँट, ठीक है, जैसे उसका सर क्या था, गंजा था, उसने अपने सर को और अपनी गर्दन को अपने दस्ताने से क्या किया, साफ, अपने हाथ से क्या किया, साफ़ कर रहा था। यानी कि उसके छींकने से उसका थूक उस पर लग गया, ठीक है, साफ़ कर रहा था और साथ ही साथ कुछ बड़बड़ाता जा रहा था और साथ ही साथ बड़बड़ कर रहा। साला कौन आ गया जिसने छींक दिया पूरा, क्या खोपड़ी और गर्दन क्या कर दी, गीली कर दी। बड़ा गुस्से में कुछ बड़बड़ा रहा था। चेरियाकूफ ने पहचान लिया कि ये बूढ़ा शख्स वजारत रस्ल वसाइल का क्या है, सोल जनरल बरीज़ालूफ है। अब उसने छींक तो दिया, अब छींकने के बाद जब इंसान साफ़ कर रहा था तो उसे पता लगा कि ये बूढ़ा कोई और नहीं है, बल्कि ये तो क्या है, वजारत रस्ल वसाइल का सिविल जनरल है। उसका नाम है बरीज़ालूफ। क्या है, बरीज़ालूफ। और ये वजारत रस्ल वसाइल का मतलब है संसाधन मंत्रालय का क्या है, अधिकारी है। और ये क्लर्क क्या करता है, उसी दफ्तर में, उसी विभाग में क्या करता है, काम करता है। चेरियाकूफ ने सोचा, अब उस क्लर्क को क्या सोच में, दिमाग में आई, ये दुरुस्त कि ये मेरा अफसर नहीं, लेकिन फिर भी बुरा लगता है, मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अब सोच रहा है कि हाँ ये बात हो सकती है, मेरा अफसर नहीं है, लेकिन फिर भी तरीका तो यही कि मुझे इससे क्या कर लेनी चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अदब का लिहाज भी यही है, अदब भी यही सिखाता है, एक तहजीब भी इंसान को यही सिखाती है कि अगर आपने गलती से, जानबूझकर आपने नहीं छींका, पर आपने अनजाने में ही छींक दिया है और कुछ हो गया है, आपका थूक उस पर लग गया है, तो जाहिर सी बात है आपको उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए,
मैं ये डॉट 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 लगा ना, मतलब मैं बोलना हिचकिचाना, अपनी बात को रोकना, आगे ना बोल पाना। मैं ये पहले से समझी बूझी चीज़ नहीं थी। अब उस डोकरे से, इस बूढ़े से क्या बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये पहले से सोची समझी चीज़ नहीं थी, मैंने कोई सोच समझ कर आपको नहीं छीका मैंने आपके ऊपर। मेहरबानी करके आप खामोश हो जाएं तो अच्छा है, मुझे सुनने दीजिए। एक चिड़चिड़ा अंदाज़ होता है ना, गुस्से वाला अंदाज़, मेहरबानी करके चुप हो जाओ आप, बस मुझे देखने दो, गुस्से वाला अंदाज़ में। यानी वो तो जिस खेल को देखने आता उसका दिमाग पूरा उसी में लगा था। अब इसने छींक दिया तो छींक दिया, भाई तू चुप हो जा, बस बात हो गया जो हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक छींक दिया तो ठीक है ठीक है, मुझे मेरा देखने दो चुपचाप। चिड़ियाकूफ कुछ बौखला गया, यानी उसको कुछ अजीब सा लगा। नदामत आमेज़ अंदाज में मुस्कुराया और स्टेज की तरफ तवज्जो तवज्जो मरकूज़ करने की कोशिश करने लगा। वो एक्टरों को देखता देखता रहा, लेकिन अब अपने को खुशनसीब इंसान महसूस ना कर सकता था। यानी पहले खुशनसीब महसूस कर रहा था जब वो सब चीज़ें देख रहा था, और अब अपने आप को खुशनसीब महसूस नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसके साथ तो क्या हो गया, इंसल्ट वाला मामला उसके साथ पेश आ गया है। और अब उसने नदामत आमेज़ अंदाज में, नदामत कहता है शर्मिंदगी, नदामत आमेज़ यानी शर्मिंदगी वाले लिहाज में थोड़ा मुस्कुराया चुपचाप। इंसल्ट फील करने के बाद इंसान कैसी मुस्कुराहट लाता है, वो वाला एक शर्मिंदगी वाली मुस्कुराहट लाया और चुपचाप स्टेज की तरफ देखने लगा, मरकूज करके, अपना ध्यान केंद्रित करके, ध्यान को उधर लगा कर चुपचाप क्या करने लगा, एक्ट देखने लगा। परेशानी उसे खाई जा रही थी। अब उसे परेशानी सता रही थी कि उसने छींक दिया है, उसने छींक दिया। उसको बार बार दिमाग में वही बात घूम रही थी। इंटरवल में वो बरीज़ालूफ के नज़दीक पहुंचा। कुछ देर तक हिचकिचाता रहा और आखिर झिझक पर काबू पाकर सरगोशी के अंदाज में बोला। सरगोशी यानी धीरे से, नदामत से, शर्मिंदगी से, धीरे से अपनी झिझक को तोड़कर हिम्मत करके बोल ही गया। कब? इंटरवल हुआ जब। बहुत देर से सोच के बैठा था क्या करूँ, इसने मुझे बोल तो दिया चुपचाप हो जाओ, पर मुझे बुरा लग रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने इनको पर छींक दिया है और मैं इनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। अब हिम्मत कर रहा है लेकिन हिम्मत हो नहीं रही है। तो बहुत देर से हिम्मत कर रहा था, जब इंटरवल हुआ, इंटरवल में उसके पास जाकर बड़ी हिम्मत करके उसके पास जाके धीमी सी आवाज़ में बोला। क्या बोला? देखिए, जनाब आली, मैंने आप पर छींक दिया, माफ़ कीजिए। आप जानते हैं मेरा मतलब ये नहीं था। अच्छा, मैं तो उसे भूल ही गया था। उसे दोहराना ज़रूरी है क्या? जनरल बोला। उसका निचला होंठ बेसब्री से फड़क रहा था। ठीक है, जनाब आली, मैंने आप पर छींक दिया। अभी बंदा जाकर फिर बोल गया। अब उसने बोल दिया, वाह जा हो गया जो, ठीक है अब जाए ऐसे, पर ये फिर पीछे पड़ गया। ये क्लर्क क्या हुआ, उसके पीछे पड़ गया। जनाब आली, मैंने आप पर छींक दिया, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं मतलब जानबूझ के आप पर नहीं छींका था और मैं सिर्फ आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो ये जनरल क्या बोलता है, अरे अच्छा वो वाली बात, मैं तो भूल ही गया था। अब उस बात को दोहराना क्या ज़रूरी है क्या? बार बार ये बात बोलना ज़रूरी है क्या? मुझ पर छींक दिया, ये बात बोलना ज़रूरी है क्या? उसका निचला होंठ फड़फड़ा रहा था, यानी बहुत कुछ बोलना चाहता था पर कुछ बोल ना सका। कहता है मैं भूल ही गया था, लेकिन उसकी नज़रों का अंदाज़ मुझे पसंद नहीं। बेचैनी के आलम में जनरल की तरफ देखते हुए चिड़ियाकूफ ने सोचा, मुझसे बात करना नहीं चाहता। उसे समझना चाहिए कि मेरा मंशा नहीं था। ये तो फितरत का कानून है, वरना वो समझेगा कि मैं उस पर थूकना चाहता था। अगर अभी ऐसा नहीं सोचा तो बाद में सोच सकता है। चिड़ियाकूफ के दिमाग में वो बात उसके दिमाग में घर कर गई। उसने बोला कि कहता है मैं भूल गया। अब मन ही मन बड़बड़ा रहा, अपने आप से क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। कहता है भूल गया, कोई नहीं भूला। उसकी नज़रों का अंदाज़ मुझे पसंद नहीं, वो बहुत गुस्से से मुझे देख रहा था, ये बात मैं देख पा रहा हूँ। बेचैनी के आलम में जनरल की तरफ देखते हुए चिड़ियाकूफ ने सोचा। बेचैनी का आलम यानी बहुत परेशान वाली हालत में क्या है, उसकी तरफ देखता है। मुझसे बात करना नहीं चाहता है, ये बूढ़ा मुझसे बात करना नहीं चाहता है, उसे समझना चाहिए। यानी बूढ़ा अभी भी मुझ पर क्या कर रहा है, गुस्सा कर रहा है। वो बूढ़ा आदमी मुझ पर अभी भी क्या कर रहा है, गुस्सा कर रहा है। उसे समझना चाहिए, मेरा मंशा नहीं था, मैं नहीं चाहता था उस पर छींकना। ये तो फितरत का कानून है। फितरत यानी प्रकृति का नियम है। फितरत का कानून मतलब प्रकृति का नियम है, ये तो नेचुरल है। छींकाना कोई बड़ी बात नहीं है, वरना वो ऐसा समझेगा, वो बूढ़ा ऐसा समझेगा कि मैं तो जानबूझ पे थूकना चाहता था उस पर, और छींक का बहाना बना लिया, उस पर थूक दिया। छींक का बहाना बना लिया, उस पर थूक दिया। और मान लो उसने भी ऐसा नहीं भी सोचा है, तो क्या पता बाद में सोच ले, और कोई इंसान मेरे बारे में गलत सोचे, मैं ऐसा क्यों करूँ? मैं तो सिर्फ उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ ताकि वो मुझे क्या कर दे, माफ़ कर दे। यानी इस बंदे के दिमाग में क्या बात घुस गई है, मैंने छींक दिया। आगे देखिए क्या करता है बंदा। घर जाकर चिड़ियाकूफ ने
अपनी बीवी से अपनी गैर शरीफाना हरकत का जिक्र किया। अब ये बात ख़त्म हो गई, थिएटर वाला मामला ख़त्म हो गया। और अब क्या है, घर जाकर चिड़ियाकूफ ने अपनी बीवी से बात गैर शरीफाना, शरीफों वाली हरकत नहीं, गैर शरीफाना जो गैर शरीफों की हरकत नहीं होती है, उसकी हरकत का क्या क्या जिक्र किया, उस बारे में वापस बात की कि मैंने आज ऐसा ऐसा मेरे साथ इंसिडेंट हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी बीवी ने पूरे क़िस्से को कोई ख़ास अहमियत नहीं थी, यानी उसने जो भी बात बोली थी उसकी बीवी ने उस पर कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, अहमियत नहीं दी, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, इतना महत्वपूर्ण नहीं समझा उसकी बात को सुनना। हाँ, उसने जैसे जैसे बोला हाँ 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 होता ना अंदाज़ा, बस तू बोलता जा मैं सुन रहा हूँ। तो उसकी बीवी कंटिन्यू बात सुनती रही और कोई इंपॉर्टेंस उसकी बात पर नहीं दी। ये सही है कि थोड़ी देर के लिए वो चौंक गई थी। ये बात भी सच है कि अचानक जब उसको पता लगा, पूरी किस्सा सुना रहा था, मैं ऐसे गया था, फिर ये हुआ था, फिर मुझे अचानक छींक आ गई, मुझे बाद में पता लगा वो तो अफसर साहब हैं, और मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ। तो इसकी बीवी एक बार हैरत ज़्यादा हो गई थी, एक बार आश्चर्यचकित हो गई थी, लेकिन बाद में पूरी बात उसने रफा दफा कर ली। लेकिन जब मालूम हुआ कि वो बरीज़ आलूफ हमारा अफसर नहीं है तो उसे इत्मीनान हो गया। ठीक है, और जब उस बीवी को कंटिन्यू जब बात बोल रहा था कि मुझे लगा मेरा अफसर है और मैंने छींक दिया, तो लोग हक्की बक्की रह गई, ओ अफसर, अब वो तुम्हें नौकरी से निकाल देगा तुम्हारी गंदी हरकत के लिए। फिर उसने बात को आगे बढ़ा तो बोला कि फिर मुझे बाद में पता लगा कि वो तुम्हारा अफसर है ही नहीं, वो तो हमारा अफसर है ही नहीं। तो बीवी को थोड़ा इत्मीनान हुआ, यानी क्या हुई, थोड़ी संतुष्टि हुई, थोड़ी तसल्ली हो गई उसे इस बात की। लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि तुम जाकर माफ़ी मांग लो, वो बोली, वरना वो समझेगा कि तुम्हें किसी महफिल में बैठने का सलीका नहीं है। अब देखो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि तुम जाकर माफ़ी मांग लो। अब बीवी क्या कहती है उसे कि हाँ ठीक है वो तुम्हारा अफसर नहीं है, पर फिर भी तरीका यही है कि तुम क्या करो, माफ़ी जाकर मांग लो, वरना वो ही समझेगा तुम्हें महफिल में बैठने का सलीका नहीं है, 4 लोगों में उठने बैठने का तुम्हें ढंग नहीं है। ठीक है, तुम्हें उठने बैठने का ढंग नहीं है, महफिल में बैठने का तुम्हें तरीका नहीं है। असल में होना भी यही चाहिए, आप किसी महफिल में बैठे हैं, 4 लोगों में आप उठे बैठे हैं, तो आप में कुछ तरीका होना चाहिए अदब से बैठने का। ठीक है, मुंह फाड़ कर उबासियाँ नहीं लेनी चाहिए, छींक आ जाए तो कम से कम मुंह पर रुमाल रख लेना चाहिए, रुमाल नहीं है तो हाथ रख लेना चाहिए, हाथ भी नहीं रख सकते अचानक से आ जाए तो कम से कम मुंह फेर लेना चाहिए। किसी के मुंह पे छींक देना ये दुरुस्त और अच्छी बात नहीं है, ये अच्छे अखलाक की पहचान नहीं है, इंसान के सभ्य होने का ये पहचान उसकी नहीं है। ठीक है, मुंह फाड़ कर किसी पर खांसना, किसी पर छींकना, कम से कम ज़्यादा कुछ नहीं, कम से कम मुंह को फेर लेना ये ज़रूरी है। तो उसकी बीवी ने ये बात बोली कि वो ये समझेगा तुम्हें बैठने उठने का क्या नहीं, सलीका नहीं, तुम्हें तमीज़ नाम की कोई चीज़ नहीं है, और तुमने जा बजा उसके ऊपर छींक दिया, तो तुम्हें ज़रूरी है, भले ही वो तुम्हारा अफसर नहीं है, पर कम से कम तुम्हें जाकर उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। यही तो बात है। मैंने माजरत करने की कोशिश की थी, माजरत कहते हैं माफ़ी मांगने को, माजरत कहते हैं माफ़ी मांगने को। वो कहते यही तो बात है, मुझे पता है वो मेरे बारे में ऐसा सोचेगा, इसलिए मैंने माफ़ी मांगने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसका रवैया अजीब था, उसका व्यवहार बहुत अजीब था, एक बात भी अक्ल की नहीं की, उसके अलावा वो बात करने का इसके अलावा बात करने का वक्त भी नहीं था। यानी मैंने जितनी देर भी उससे बात की, जो भी मैंने उससे बात की, उसके पास बात करने एक भी अक्ल की बात नहीं की, एक भी ढंग की बात उसने मुझसे नहीं की। हाँ हाँ चुप हो जा इतना करके वो बोला था, उतना गुस्से में बोला था। दोबारा बात करने गया तो उसने बोला हाँ हाँ हो गया जो गया, बात को दोहराना जरूरी है क्या? यानी एक भी बात अक्ल की नहीं बोली। उसको तो ये बोलना चाहिए था हाँ साहब माफ़ किया, चलो जाओ कोई बात नहीं, उसने ऐसा तो बोला नहीं। और दूसरी बात, मैं जब भी बात करने जाता था उसके बाद तो बात करने का टाइम भी नहीं था, बिल्कुल वक्त ही नहीं था मुझसे बात करने का, ना जाने कैसा इंसान था। दूसरे दिन चिड़ियाकूफ ने अपनी नई वर्दी पहनी, बाल कटवाए और बरीज़ आलूफ के पास उस वाक़े को समझाने के लिए चल दिया। अभी धापे नहीं है पूरा हो, अभी पूरा मन भरा नहीं है इनका। अभी अगले दिन ये वापस वर्दी पहनी है, ऑफिस की ड्रेस पहनी है, बाल कटवाए हैं, बढ़िया रेडी रेड होकर तैयार होकर कहाँ गए हैं? बरीज़ आलूफ के पास पहुँचे हैं। किस लिए? वो बात समझाने के लिए कि असल में मैंने जानबूझकर नहीं सीखा था। ये भाई साहब पीछे पड़ गए उसके, देखो आप। जनरल का मुलाकातियों का कमरा दरख्वास्त गुजारों से भरा हुआ था। मुलाकातियों का कमरा, मुलाकात करने वालों का, मीटिंग रूम। जनरल का मीटिंग रूम किससे भरा था? दरख्वास्त गुजारों से। दरख्वास्त कहते हैं अर्जी लगाने वालों से, एप्लीकेशन वालों से, प्रार्थना करने वालों से। जिस काम का जनरल था, कोई अधिकारी होता है तो अधिकारी के डिपार्टमेंट में लोग जाते ही हैं, ठीक है, काफ़ी सारे लोग जाते हैं, हमारे फलाना काम कराना है, हमारे फलाना काम बाकी है, हमारे फलाना काम करना है। तो उस तरह काफ़ी सारे उसके जो दरख्वास्त गुजार थे वो सभी वहाँ पर मौजूद थे। भरा हुआ था उसका मीटिंग हॉल पूरा। ख़ुद जनरल वहीं मौजूद था, जनरल भी वहीं पर था। और दरख्वास्त
और दरख्वास्तें ले रहा था और सबकी बातें सुन रहा था, सबकी एप्लीकेशंस ले रहा था। चंद लोगों से मुलाकात के बाद जनरल ने चिड़ियाकूफ के चेहरे पर नज़र डाली। अब एक एक करके एप्लीकेशंस आती जा रही थी, लोगों से बातचीत करता जा रहा था और अचानक उसकी नज़र किस पर पड़ी? चिड़ियाकूफ पर, उस क्लर्क पर जनरल की क्या पड़ी? नज़र पड़ी। हुजूर को याद होगा कि कल रात एरिकिया में क्लर्क ने कहना शुरू किया। ये अर्कैदिया जो है, ये यूँ समझ लीजिए कोई सिनेमा हॉल को कहा जाता होगा। ये रशियन लैंग्वेज का वर्ड है, मैं इसको क्या बता सकता हूँ। तो हुजूर आपको याद होगा कल सिनेमा हॉल में, कल वहाँ थिएटर में जो है ना, सॉरी वो है ना, ऐसा ऐसा ऐसा, यानी डॉट 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 का मतलब है बात को पूरी ना कहना, बात को पूरी ना कहना, बात कहने में हिचकिचाना, बात कहने में हिचकिचाना। तो हुजूर को याद होगा कि कल रात एरिकिया में डॉट 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 क्लर्क ने कहना शुरू किया। क्लर्क अपनी बात धीरे धीरे कह रहा था। मैंने और छींक दिया था और ऐसा हुआ कि मेरी दरख्वास्त है, यानी बात कहना चाहता है, बात अपनी कहना चाहता है, पर किस लिहाज से, किस ढंग से कहे? पूरी बात तोड़ मरोड़ते हुए, बिना किसी मुकम्मल जुमलों के, बिना किसी पूरे सेंटेंस के वो अपनी बात को तोड़ते मरोड़ते बोल रहा है, हिचकिचाता अपनी बातों को दोहरा रहा है कि कल वो आप मिले थे ना, तो ऐसा हुआ था ना, तो समझ गए आप बोलने का ढंग? तो इस तरह हिचकिचा रहा था कि मैं आपके पीछे बैठा था और मैंने गलती से आप पर छींक दिया था, जानबूझकर छींकने का मेरे मंशा नहीं थी। ऐसा मेरा वो पूरे वाक़ये को क्या करना है, समझाने के लिए वहाँ पर पहुँचा है। आगे देखिए। हिश, क्या बकवास है। जब वो बंदा बोला कि कल मैंने आप पर छींक दिया था, तो ये पढ़े लिखे इंसान, तहजीब याफ्ता इंसान ऐसे ही बात करते हैं। हिश, ये क्या बकवास है। जनरल बोला, क्या क्या बकवास की बात कर रहा तू? तुम्हें क्या चाहिए? तुम चाहते क्या हो आखिर? बार बार एक ही बात को बार बार दोहरा क्यों रहे हो? क्यों रिपीट करो एक ही एक बात को बार बार? उसने दूसरे शख्स से मुखातिब होकर पूछा। दूसरी तरफ की तरफ झाँका और बोला, चाहिए क्या तुम्हें? जल्दी बोलो। मेरी बात भी नहीं सुनेगा? चिड़ियाकूफ ने सोचा और उसका रंग जर्द पड़ गया। जर्द पड़ना यानी पीला पड़ गया। उसके मानी ये हैं कि गुस्से में है। ऐसे वक्त तो मैं छोड़ नहीं सकता, उसे समझाना ही पड़ेगा। ठीक है, यानी जब चिड़ियाकूफ ने उस अधिकारी को, उस जनरल को ये बात बोली कि कल मैंने आप पर थूक दिया था, गलती से छींक दिया था, तो उसको क्या गुस्सा आ गया और समझा क्या बकवास है, क्या फालतू बात कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो आदमी खड़ा था, दूसरी तरफ जो शख्स खड़े थे, उनको बोला, हाँ भाई तेरे को क्या चाहिए? उसको लगा चार लोग पीछे बोलेगा तो उससे उसकी बेइज्जती होगी। उसने दूसरे से बोला, तुम सब जाओ तो मैं उस फालतू इंसान से बात करूँ। तो हाँ भाई तेरे को क्या चाहिए? हाँ भाई तुझे क्या चाहिए? हाँ भाई तुझे क्या चाहिए? गुस्से में बोला। तो उसे लगा, उस क्लर्क को लगा कि ठीक है, मतलब मुझसे तो बात करना ही नहीं चाहता, मुझसे तो ये बात, मैं इससे अपनी बात कह रहा हूँ, इसकी मुझसे तो बात नहीं कर रहा बल्कि दूसरे लोगों से बात कर रहा है, यानी बहुत क्या है, गुस्से में है, मुझ पर बहुत गुस्सा है, तो अब मुझे तो इसको समझाना ही पड़ेगा। यानी भाई साहब का लेवल धीरे धीरे देखो अब हाई होता जा रहा है। पहले समझाना था, अब समझाना था, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा? समझाना ही पड़ेगा। अब तो बंदा बहुत गुस्सा हो गया मुझ पर। आखिरी दरख्वास्त लेने के बाद जब जनरल अपने निजी कमरे में जाने के लिए मुड़ा तो चिड़ियाकूफ बुदबुदाता उसके पीछे चला। ठीक है, अब सारी एप्लीकेशंस आ गई, उसका दफ्तर का काम हो गया। अब वो जब दफ्तर के लिए, अपने कमरे के लिए वो दफ्तर से जाकर मुड़ने लगा तो चिड़ियाकूफ उसके पीछे पीछे कुछ बुदबुदाता हुआ, यानी कुछ हल्के हल्के से बोलता हुआ उसके पीछे चला गया। हाँ वैसा करूँगा, मन मन में बोलता ना इंसान, अब ऐसा करूँगा, उनको ये बोल दूंगा, मैं ऐसे बोल रहा था, मैं वैसे बोल रहा था, फिर ऐसा हुआ था, फिर वैसा हुआ था, मैंने जानबूझ के नहीं सीखा था, फिर ऐसा, सारी बात मन मन में बुदबुदाता हुआ उसके पीछे चला गया। माफ़ कीजिए हुजूर, इंतहाई शर्मिंदगी के एहसास की वजह से मुझे हुजूर को तकलीफ़ देने की हिम्मत पड़ रही है। हुजूर को तकलीफ़ देने की हिम्मत पड़ रही है। मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैंने जो हरकत की थी, और वही शर्मिंदगी की वजह है कि मैं आपसे इतनी हिम्मत करके ये बात मैं आप तक बोलने जा रहा हूँ। ये बात मुझे बार बार आपके पास लेकर आ रही है कि मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ अपनी उस हरकत के ऊपर। जनरल ने इस तरह देखा कि बस चीखने वाला है और उसे चले जाने का इशारा किया। अब इसने एक बार फिर कह दी बात। आप सोचिए, कोई शख्स आपके पास बैठा है और आप उसे बोलेंगे, यार भाई तेरे को गुस्सा आ रहा है, और भाई तुझे गुस्सा आ रहा है। वो बोलेगा, नहीं नहीं मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है। अरे नहीं नहीं यार तुझे गुस्सा आ रहा है। वो कहे, नहीं नहीं मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। आप फिर भी उसे हिलाइए, एक बार उसका हाथ पकड़ हिलाई, अरे यार भाई तुझे गुस्सा आ रहा है। अरे नहीं भाई मुझे कभी गुस्सा नहीं आता। आप फिर उसका कान पकड़ हिलाए, अरे भाई तुझे गुस्सा आ रहा है। और हाँ गुस्सा आ रहा है। गुस्सा नहीं आएगा तो आप उसे बार बार टॉर्चर करोगे तो गुस्सा आ ही जाएगा। तो वो बंदा भी क्या बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। ठीक है, वो जनरल भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, इतना गुस्सा हो गया था, उसका मन तो कर रहा था अपने बाल खींच लूँ, अपने आप को नोच लूँ और ज़ोर से चिल्लाऊँ, अरे बस कर मेरा बाप, मेरे पीछे मत पड़। इतना ज़्यादा गुस्से में वो आ गया था। और
उससे कहा यहाँ से चले जाने का इशारा किया, दफ़ा हो जाए यहाँ से चला जा, मेरा खून मत पी, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं जनाब। वो बोला और धड़ से दरवाज़ा बंद कर दिया। अब जनरल बोला कि आप मेरा मजाक बना रहे हैं, छींक दिया, हाँ भाई छींक दिया, आप क्या हमारा मजाक बना रहे हैं इस बात का, और धड़ से एक झटके से क्या कर दिया, दरवाज़ा बंद कर दिया, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मजाक, चिड़िया खौफ ने सोचा, इसमें मजाक की तो कोई बात मुझे नज़र नहीं आती, मैंने जो बात बोली इसमें मजाक नज़र कहाँ आता है। यानी उसको तो लगा, उसको तो शर्मिंदगी इस बात की, उसने जो हरकत की वो इस बात पे क्या है, शर्मिंदा है, उसे इस बात का क्या है, दुख है कि मैंने जो किया गलत किया, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। और जनरल ये बात सोच रहा है कि साला बंदा बहुत ज़्यादा पीछे पड़ गया, कि एक बात को रिपीट कर रहा, मतलब ये क्या कर रहा है, मेरा मजाक बना रहा है। तो कह रहा मजाक वाली कहाँ बात है, देखो मजाक के बाद जो निशान लगा है, मजाक के बाद जो अलामत लगी है, इसे बोलते हैं निजाइया फ़िदाइया, एक्सक्लेमेटरी साइन, विस्मयादी बोधक चिन्ह, इसे हिंदी में कहा जाता है। तो ये बात कब कही जाती है, जब इंसान किसी हैरत में हो, ठीक है, हैरत में, तजस्सुस में, खुशी में, दुख में, ये साइन लगा जाता है। मजाक यानी हैरत में मजाक, ये कौन सी मजाक वाली बात है, मैंने मजाक वाली बात कहाँ की, मैं तो माफ़ी मांग रहा हूँ। वो यार बंदा समझता ही नहीं है, उसकी अक्ल में नहीं समाती और जनरल बना है, यानी इसके अक्ल में, इसके दिमाग में कुछ भेजा ही नहीं है और साला जनरल बन के बैठा है, ऐसी बात वो सोचने लगा। कौन? क्लर्क। अच्छी बात है, अब मैं उन हजरत को अपनी माजरत से परेशान ना करूँगा, अब मैं उनको माफ़ी मांग के परेशान नहीं करूँगा, अब दोबारा नहीं जाऊँगा, उसे सिर्फ ख़त लिख दूँगा बस, अब बिल्कुल नहीं जाऊँगा। वैसा उसके पीछे पड़ गए हैं पूरा नहा धोकर, ठीक है, हाथ धोकर नहीं, पूरा नहा धोकर उसके पीछे पड़ गए हैं कि ठीक है बिल्कुल नहीं जाऊँगा, अब क्या करूँगा, लेटर लिखूँगा। यानी हद देखिए उसको तंग करने की, कि अब क्या करूँगा, उसे ख़त लिखूँगा। माफ़ी बहुत मांग लिया, माफ़ी मांगने नहीं जाऊँगा, उसको मेरी शक्ल देखकर गुस्सा आता है, तो ठीक है मैं ख़त लिख के भेज दूँगा कि मैंने जानबूझकर नहीं छींका था, मुझसे गलती से छींक हो गई और आप मुझे इस बात के लिए माफ़ कर दीजिए, मैं उसे ख़त लिखूँगा। आगे देखिए बंदा क्या करता है। घर जाते हुए चिड़ियाकूफ यही कुछ सोचता रहा, लेकिन उसने ख़त नहीं लिखा। उसने सोचा तो था मैं ख़त लिखूँगा, लेकिन ख़त लिख नहीं पाया। बहुत सोचा लेकिन समझ न आया कि लिखे क्या। इसलिए दूसरे दिन उसे फिर जनरल के यहाँ जाना पड़ा ताकि मामला रफ़ा दफ़ा हो जाए। उसकी इच्छा तो थी वो ख़त लिख दे और इस पर मामले को क्या कर दे, रफ़ा दफ़ा कर दे, मामले को क्या कर दे, ख़त्म कर दे, सुलह मशवरा कर ले कि मैंने जो कुछ किया है गलती से किया है और आप मुझे अपनी हरकत पर क्या कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए, एक बार माफ़ कर दीजिए, मैं सारा मामला ख़त्म कर दूँगा, हमेशा के लिए बात ख़त्म हो जाएगी। वो ये सोच रहा था और अगले दिन वापस कहाँ पहुँच गया, जनरल साहब का ऑफिस में वापस पहुँच गया। कल मैंने हुजूर को जहमत देने की जुर्अत की थी, जुर्अत की थी यानी हिम्मत की थी, जहमत देने की, थोड़ी तकलीफ़ देने की मैंने हिम्मत की थी। जनरल ने उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखा, सवालिया निगाहों से यानी कुछ सवाल पूछने वाली निगाहों से, कि साला अब पता नहीं क्या सोच के बैठा है, अब पता नहीं ये मेरे साथ क्या करने वाला, पता नहीं कौन सा नया सवाल खड़ा कर देने वाला है। चिड़ियाकूफ ने उस पर कोई ध्यान दिए बगैर कहना शुरू कर दिया, इसलिए नहीं कि मैं आपका मजाक उड़ाना चाहता था, जैसा कि हुजूर ने फरमाया था, जैसा कि आपने बोला था कि मैं आपको मजाक बना रहा हूँ, असल में मैं आपका मजाक नहीं बना रहा था, मैं तो माजरत के लिए आया था, मैं सिर्फ माफ़ी मांगने के लिए आया था, मैंने छींक कर आपको तकलीफ़ पहुँचाई, मेरी छींक से आपको क्या हुई है, तकलीफ़ हुई है। और जहाँ तक आपका मजाक उड़ाने का सवाल है तो यही बात, तो ऐसी बात तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता, मैं आप पर छींकूँ जानबूझकर, ये बात तो मैं सोच भी नहीं सकता, और मैंने जानबूझकर आप पे छींका भी नहीं था। मेरी हिम्मत कैसे पड़ सकती है, ये मेरी कैसे हिम्मत कि मैं जानबूझकर किसी पर छींक दूँ। अगर हमने लोगों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया तो फिर कोई इज़्ज़त ही बाकी ना रह जाएगी, अपने से बड़ों की इज़्ज़त ही ना रह जाएगी, ठीक है, अपने से बड़ों की इज़्ज़त क्या रह जाएगी जब मैं किसी पर जानबूझकर छींकूँगा अपने से बड़े के ऊपर। तो ये कोई इज़्ज़त वाली बात थोड़ी, ये कोई अच्छी बात थोड़ी, ये कोई अच्छी सभ्यता से संस्कार थोड़ी है, ये कोई अच्छा तरीका थोड़ी, अच्छा शगल थोड़ी है। और मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कि मैं जानबूझ पर आप पर कैसे छींक सकता हूँ, और छींक भी दूंगा तो मैं आपका मजाक क्यों बनाऊंगा, मैं मजाक नहीं बनाना चाहता था, मैं तो सिर्फ आपसे माफ़ी मांगना चाहता था कि मैंने जो किया अनजाने में गलती से मुझसे हो गया है, निकल जाओ यहाँ से। जनरल चीखा, यानी बहुत गुस्से में चिल्ला कर बोला, निकल जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। गुस्से की वजह से वो काँप रहा था और नीला पड़ गया था। कौन? जनरल। इस वक्त जनरल बहुत गुस्सा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा था, इतना गुस्सा कि नीला पड़ गया था। गुस्से में इंसान लाल होता है, पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था इंसान नीला भी पड़ जाता है। जी क्या? चिड़ियाकूफ जो खौफ से सहम गया था हकलाने लगा।
आप कोई इंसानों से इतना ज़ोर से चिल्लाएगा तो क्या करेगा, डरेगा नहीं। वो डर गया था, बहुत ज़्यादा सहम गया था और हकलाने लगा, यानी अटक अटक कर उसकी आवाज़ निकलने लगी। जी 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 क्या आपने क्या कहा, निकल जाओ यहाँ से, कुछ ऐसे अंदाज उसका उस वक्त हो गया था। निकल जाओ, जनरल ने पाँव पटकते हुए दोहराया। पाँव पटका ज़मीन पर, जोर से गुस्से में कहा, अरे भाई निकल जाओ यहाँ से, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, बहुत ज़्यादा गुस्से में कहा। चिड़ियाकूफ को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके अंदर कोई चीज़ टूट गई हो। उसको ऐसा लगा जिस उसके अंदर कोई चीज़ टूट गई हो। इंसान के अंदर क्या होता है, दिल होता है। इंसान के अंदर क्या होता है, दिल होता है, जो बहुत जज्बातों से भरा होता है। तो चिड़ियाकूफ को ऐसा लगा जैसे उसका दिल टूट गया। वो सिर्फ माफ़ी मांगना चाहता था और उसकी माफ़ी की बजाय उसको उतनी ज़्यादा सख्ती से उसके साथ वो बंदा पेश आया। वो दरवाजे की तरफ मुड़ा तो उसे ना कुछ सुनाई दे रहा था, ना कुछ नज़र आ रहा था। अब वो इतनी गालियाँ खाकर, इतना गुस्सा सुनकर, इतना गुस्सा पीकर वो इंसान यहाँ से जब गुज़र रहा था, वो क्लर्क जब वहाँ से मुड़कर जा रहा था तो उसे ना कुछ सुनाई दे रहा था, ना ही कुछ दिखाई दे रहा था। सड़क पर पहुँचा और चलता गया, धीरे धीरे चुपचाप सहमी सी आवाज़ में, बिल्कुल सैड जोन के अंदर वहाँ से चुपचाप जाता रहा था। ना कुछ सुनाई दे रहा है, ना कुछ दिखाई दे रहा है। एक अजीब सी कैफियत में वो बंदा वहाँ से चला जा रहा है। लड़खड़ाता हुआ वो बिल्कुल बेहिस हो गया। बेहिस होना, बिल्कुल होशों फाख्ता हो जाना, होश से परे हो जाना। अपने घर पहुँचा, लड़खड़ाता हुआ, घबराया हुआ सा, सहमा सा, डरा सा, बिल्कुल चुपचाप वाली कैफियत में कहाँ पहुँचा, अपने घर पहुँचा। और अपनी सरकारी वर्दी पहने जिस होलिये में था, यानी सरकारी वर्दी पहन के जिस ऑफिस में वो गया था, बिल्कुल वर्दी में गया था, तरीके से गया था, माफ़ी मांगने गया था, जिस होलिये में वो था उसी में सोफे पर लेट गया और मर गया। चेखव, रूसी से तर्जुमा, रूसी कहानी का तर्जुमा है ज़ॉय अंसारी, इन्होंने इसका क्या किया है, तर्जुमा किया है, ठीक है। अब जब वो घर आया, सोफे पर लेटा और लेटने के बाद क्या, वो मर गया। यानी उसे उस बात का इतना गहरा सदमा लगा, इतना गहरा उसे सदमा पहुंचा इस बात का कि वो उस बात से मर ही गया। समझ आ गई कहानी? कहानी से मकसद क्या है, कहानी का मकसद क्या है? कहानी से कहने को 2-3 खास मकसद हैं, आप एक एक करके सुने और समझें। पहला मकसद कहानी का ये है कि हमें महफिल में उठने बैठने का, हमें 4 लोगों में उठने बैठने का तौर तरीका होना चाहिए। हमें तरीका होना चाहिए, सलीका होना चाहिए, एक अदब होना चाहिए कि जब हम लोगों में बैठे तो उबासियाँ ना लें, मुंह फाड़ कर उबासी ना लें, किसी के मुंह पर ना खांसें, छींके नहीं, छींक आ जाए तो मुंह पर रुमाल लगाएं, हाथ लगाएं, कम से कम मुंह फेर लें, इतना तो हम कर ही सकते हैं। अदब का लिहाज है, हम चिल्ला कर बात ना करें, हम मुंह फाड़ कर बातें ना करें, हम खिलखिला कर ठट्ठा मार कर ना हंसें। ये क्या है, अदब का तरीका है। इन सब बातों का हमें क्या रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। ये है पहला मकसद। दूसरी बात, अगर हमसे कुछ गलती हुई है, अगर हमसे कोई ख़ता हुई है तो ज़रूर हमें उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए। ये हमारा दूसरा अदब का तरीका है। अगर हमने जानबूझकर नहीं, गलती से भी हमसे कोई गलती हो गई है तो उस ख़ता के लिए हमें क्या करना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए। ये अदब का दूसरा तरीका है, ये अदब में शामिल है। ये आपके अच्छे संस्कार, आपकी अच्छी तरबियत बताता है कि आप एक अच्छी तरबियत याफ्ता इंसान हैं, आप तालीम याफ्ता इंसान हैं, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप समझदार इंसान है। ये बात बताता है, ये बात समझाता है कि आपने जब किसी गलती के लिए माफ़ी मांगी तो अगला शख्स आपको माफ़ भी कर देगा और आपको एक अच्छी नज़र से देखेगा कि कितना शरीफ इंसान है, इसने मुझसे माफ़ी मांगी, और बेशक वो आपको माफ़ भी कर देगा। अब आता है तीसरा और आखिरी मकसद। अगर आप एक बड़े अधिकारी हैं, अगर आप एक बड़े अधिकारी हैं, एक आला अफसर हैं, एक आला दर्जे पर अगर आप फाइज हैं, तो ऐसा ना हो कि आप अपने नीचे वालों पर इतना कठोर व्यवहार रखें, इतना कठोर, इतना तंज भरा अल्फाज उनके साथ इस्तेमाल करें, ऐसा भारी भरकम शब्दों से, ऐसे कठोर लफ्ज़ों से आप उनको मार दें। आपका तरीका है, अगर अल्लाह ताला ने आपको वुसअत दी है, ताकत दी है, एक कामिल इंसान बनाया है, एक अच्छे ओहदे पर आपको फाइज़ किया है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है आप अपने नीचे वालों पर, अपने से छोटे तबके वालों पर, अपने से नीचे वाले एम्प्लॉयज़ पर आप क्या करें, शफ़क़त करें, उनसे अच्छे से पेश आएँ, अच्छा बर्ताव रखें। ये बात उनके लिए क्या है, ज़रूरी है। हमें तकब्बुर में नहीं मरना चाहिए, हमें तकब्बुर नहीं करना चाहिए, हमें घमंड नहीं करना चाहिए, और जितना हो सके लोगों से अच्छा सलीका ही पेश आना चाहिए। इस कहानी में ये हो सकता था
कि अगर उस शख्स ने बड़ी नदामत से, बड़ी शर्मिंदगी से अगर उसने माफ़ी मांगी थी तो वो कह सकता था ठीक है जनाब, मैंने आपको माफ़ किया, आपने जो किया कोई बात नहीं, आइंदा आप ध्यान रखिएगा, कुछ भी कह सकता था। और ये बोल सकता था ठीक है मैंने आपको माफ़ किया, कोई बात नहीं, हो गया जो हो गया। पर उसको बात का इतना एटीट्यूड था उसके अंदर, इतना ज़्यादा घमंड था उसको, इतना एटीट्यूड था कि उसकी इन लफ्ज़ों से वो क्लर्क उस सदमे से ही मर गया, उसको ये बात इतनी सहम गई। ठीक है। और सबसे आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जो पर्सनल मेरी फीलिंग है, देखिए दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। कोई पत्थर दिल होते हैं, कोई मजबूत दिल के होते हैं, कोई बहुत नाजुक दिल के होते हैं। आप हमेशा अपने रिश्तेदारों से, अपने भाई बहनों से, अपने छोटे भाई बहनों से, अपने दोस्तों से, अपने अहबाब से, सभी से अच्छा रवैया अख्तियार करें। कई बार ऐसा होता है आपकी एक छोटी सी बात, आपकी एक छोटा सा मजाक, आपकी छोटी सी चिढ़, आपकी छोटी सी अकड़ किसी इंसान का दिल तोड़ देती है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो बहुत नाजुक दिल लिए फिरते हैं और हम नहीं जानते किसका दिल कितना नाजुक है। तो हमारा ये जहन है, हमारा ये तरीका है कि हमें हर इंसान के साथ बहुत ही अच्छे अखलाक से, अच्छे तमीज़ के साथ पेश आना चाहिए। क्या पता किसका दिल हमसे टूट जाए, और बेशक दिल तोड़ने वाले को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये नसीहत बहुत याद रहेगी, ना सिर्फ इस सब्जेक्ट में, ना सिर्फ इस चैप्टर में, ना सिर्फ इस वीडियो में आप इस बात को ख्याल रखें, बल्कि आप अपनी ज़िंदगी में भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को उतारें कि आप लोगों से अच्छे तरीके से आप पेश आएँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये सबक बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर सबक पसंद आया है, वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसका लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और अब भी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत 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 जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।